नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की एक बड़ी खबर है जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है। राजीव कुमार एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आज झारखंड में पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। आखिरी दिन में कल्पना सोरेन की 4 सभाएं होनी थी। झारखंड के चुनावी अभियान पर जो भी पूरा चुनावी संग्राम पर नजर रखा है, ये बात सबको मालूम है कि इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी कैंपेनर कल्पना सोरेन है। हेमंत सोरेन से ज्यादा उनकी डिमांड है। वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो, आरजेडी का प्रत्याशी हो या जेएमएम का प्रत्याशी हो, सब चाह रहे हैं कि उनके यहाँ कल्पना सोरेन प्रचार करने आए। आज चार चार जगह पर चुनाव प्रचार था कल्पना सोरेन का, लेकिन ऐन वक्त पर कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रोक दिया गया। आखिर क्यों कल्पना सोरेन यानी विपक्षी नेताओं के ही हेलीकॉप्टर क्यों रुकते हैं? उन्हीं के परमिशन में क्यों दिक्कत आती है? एक तरफ कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रुका तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर उतरा था। उद्धव ठाकरे को जनसभा करनी थी। उसी वक्त अधिकारी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आपके बैग की तलाशी लेनी है। उद्धव ठाकरे का बैग खुलवाते हैं, बैग पूरा पलट करके उसमें तलाशी लेते हैं। उसके बाद वहां डिब्बा एक रखा होता है चॉपर में, एक आइस बॉक्स जैसा डिब्बा अक्सर रखते हैं नेता, क्योंकि पूरे दिन कैंपेनिंग करना होता है। आपने मोदी जी के अगर विमानों में देखा हो तो उसमें तो बहुत 5 स्टार 7 स्टार जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन इन नेताओं के चॉपर में हेलीकॉप्टर में एक डब्बा होता है, आइस बॉक्स होता है, उसमें ठंडा पानी वगैरह जूस वगैरह रख लेते हैं। उस डब्बे को खोल करके चेक किया। उद्धव ठाकरे ने उस मौके पे जबरदस्त सबक भी सिखाया है, जबरदस्त। उद्धव ठाकरे ने अपने सहयोगियों से कैमरा, मोबाइल कैमरा ऑन करवाया और पूरा वीडियो बनाया और पूछा, नाम पूछ करके, अफसरों का नाम पूछ करके अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं उद्धव ठाकरे हूं, तुम अपना नाम बताओ। और साथ ही कहा कि कभी फडणवीस का भी हेलीकॉप्टर चेक कर लो, कर पाओगे क्या? कभी अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक कर लो, उनका बैग चेक कर लो, कभी मोदी का बैग चेक कर लो, शिंदे और अजीत पवार का कर लो, कर पाओगे क्या? अगर कर पाओगे तो जब भी करना वीडियो बनाना, मैं पोस्ट करूंगा तुम्हारे लिए वो वीडियो। मैं आपको सारे वीडियो दिखाऊंगा। जो हेमंत सोरेन का वीडियो है वो तो मराठी में उन्होंने कन्वर्सेशन किया है, लेकिन फिर भी भाव, मैं कहता हूं हिंदी भाषी जो मराठी नहीं जानते हैं उनको भी पूरा भाव समझ में आएगा। कल्पना सोरेन, चॉपर रोक दिया गया, हेलीकॉप्टर रोक दिया गया, बगल में खड़ी होकर के जो उन्होंने बोला है वो भी सुनाएंगे, ट्वीट्स भी दिखाएंगे। और आखिरी दिन जब चॉपर रोका गया तो हेमंत के लिए कैसे भीड़ उमड़ी है वो भी दिखाएंगे, बीजेपी की इस बौखलाहट को दिखाएंगे और राजीव कुमार से फिर वही सवाल करेंगे, मोदी जी का झोला कब चेक करोगे राजीव कुमार साहब, कब चेक करोगे? ये सब चर्चा करेंगे एक एक वीडियो दिखा करके। लेकिन उससे पहले हमारे न्यूज लॉन्चर के साथी अभिषेक हैं, अभिषेक कुमार को जोड़िए कंट्रोल रूम, फटाफट जोड़िए। अभिषेक जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, मैं तथ्यों को रख दूं सामने, फिर बातें हम लोग करेंगे, लेकिन तथ्य दर्शकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रखें। सबसे पहले कल्पना सोरेन से शुरू करते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो जबरदस्त क्लास ली है, वो दिखाएंगे। कल्पना सोरेन से शुरू करते हैं। वो ट्वीट दिखाइए पहले, कंट्रोल रूम ट्वीट दिखाइए, उसके बाद वीडियो दिखाएंगे। जो कल्पना सोरेन ने ट्वीट किया है, ये देखिए ट्वीट। जगन्नाथपुर जाने से मुझे क्यों रोका जा रहा है? उसके बाद मुझे चुनावी कार्यक्रम में तोरपा और लातेहार भी जाना है। भाजपा और केंद्र सरकार की यह साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ना रोके पार भी, मतलब रोक नहीं पाओगे। इसके बाद इस ये ट्वीट उन्होंने जो किया, उसी वक्त उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। वो वीडियो जरा सुनवाइए, कंट्रोल रूम सुनवाइए, कल्पना ने क्या कहा, वो वीडियो दिखाइए। जोहार। आज अभी हम घाटशिला में हैं और घाटशिला में यहाँ मेरा कार्यक्रम था, आदरणीय रामदास सुरीन भैया का। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाए। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है,
एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं। और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियां चालू नहीं रहेंगी और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। अब झारखंड को कोई नहीं रोक सकता, महागठबंधन की सरकार को यहाँ झारखंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने अपना जितना भी प्रपंच किया था, चाहे हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया था, चाहे हमारी इस चुनावी सभा को आप लोगों ने परमिशन ना दे करके रोकने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब झारखंड का जनता अब पूरा आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को देने वाली है और आपकी कुनीतियों को खत्म करने का हम लोगों ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है। अब हम आ रहे हैं, अब आप झारखंड को रोक नहीं पाइएगा, रोके पारबे ना, एकदम झारखंड को रोक नहीं पाइएगा। रोके पार भी ना, नहीं रोक पाएंगे। अब जरा वो ट्वीट दिखाइए जो ट्वीट किया है उद्धव ठाकरे की पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर जो है वो शिवसेना यूबीटी, उसके हैंडल से जो ट्वीट किया गया। पहले ट्वीट दिखाइए फिर वीडियो दिखाएंगे, पहले ट्वीट दिखाइए। ये ट्वीट देखिए, इस ट्वीट को मैं हिंदी में बता देता हूं, इसका जो हिंदी में हमने अनुवाद किया वो बता देता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान में सभी के लिए समान न्याय मानते हैं, लेकिन सिस्टम को अपने हाथों में लेकर और लोकतंत्र को कुचल कर शासन करने वाले दिल्ली वासियों ने हर स्तर पर उस संविधान का अपमान करने की ठान ली है। ये दिल्ली वासी आ रहा है अनुवाद की वजह से। दिल्ली वासी का मतलब है ये दिल्ली में बैठी हुई जो मोदी शाह की लॉबी है उसके लिए। आज वाणी गए थे जहां पे ये चेकिंग हुई है, में कुछ अधिकारियों ने उद्धव साहब के सामान की जांच की। जो हुआ वह बहुत बढ़िया था, वो टैक्स से क्यों डरता है, लेकिन अब कमलाबाई और गद्दारों के सामान का भी ऐसा ही निरीक्षण किया जाना चाहिए। कमलाबाई मतलब ये कमल छाप, मोदी, शाह, फडणवीस, और गद्दारों के सामान का, यानी ये संकेत किसके तरफ है हम बता दे रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं। भाई हो सकता है कम समझ रहे हो, लेकिन ये शिंदे और अजित पवार के सामान की भी ऐसे ही जांच होनी चाहिए, निरीक्षण किया जाना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि बक्से कौन कहां से और कैसे ले जा रहा है। चोर को छोड़कर सन्यासी को फांसी पर लटकाने की कोशिश कौन कर रहा है। अब जरा तत्काल वो वीडियो भी दिखाइए। वीडियो मैंने कहा कि मराठी में है, लेकिन हिंदी भाषी लोग भी उस भाव को समझ जाएंगे। मैं भी नहीं समझता मराठी, लेकिन उस वीडियो को मैंने 2 बार देखा। इतने जबरदस्त तरीके से उद्धव ने रगड़ा है उन सबको। जरा दिखाइए कंट्रोल रूम, वीडियो दिखाइए। काय नाव तुमचं? माझं अमोल घाटे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी साहेब. ठीक आहे. आणि वणी तहसील. कोणाकोणाच्या हातावरून बॅग तपासले? आता जस्ट नाही माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा. कोण हो माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे, नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. रिकवर आहे. धन्यवाद. माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला. ए बीच में मत आओ. जरा बाजू. उघडा ना. आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा. भीतर पाइप खोला जा रहा है। तुम्हाला आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब. माझी ड्युटी नाही, तुमची ड्युटी मर्यादित आहे. हो. खालून पण बघा. ते कुठल्या नोकरी देत, कुठल्या शासकीय नोकरी देत बघून घ्या. हा ते पण उघडा.
काय पाहिजे असेल तर घ्या, तुम्हाला पण ताण लागली असेल, पण तुम्ही पण माणसं आहात. फ्युएलची टाकी वगैरे काय? नाही साहेब, धन्यवाद साहेब. ठीक आहे. मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब, नक्कीच. हा. तुझं काय रे कॅमेरा दादा, तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना. माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? हा, विजय पटले. कुठे राहता? MP. गुजरातचे नाहीत ना? हा, चला. म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत. धन्यवाद. सुना आपने अभिषेक? यहाँ कैमरामैन जो लेकर के आए थे वो लोग वीडियोग्राफी के लिए, उससे ही पूछा नाम क्या है तुम्हारा, तो पटले बताया कहा कहाँ से, MP बताया, कहा अच्छा तो ठीक है गुजराती नहीं हो, लेकिन ये वीडियो खुद बनवाया और खुद इसको पब्लिक कर दिया. अब ये आप दोनों तरफ आपने देखा, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक किस मोड में और किस मूड में है भाजपा. और ये राजीव कुमार, भाजपा ने राजीव कुमार, मतलब पिछले 5 दिनों से कंप्लेन पड़ी है हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कि वो जहरीले नफरती भाषण दे रहे हैं. कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, आप करते रहो. और उसके बाद एक तस्वीर में आपकी रिएक्शन के पहले एक तस्वीर दिखा देता हूं, जरा दिखाइए हेमंत सोरेन, ये दिखाइए. आप हेलीकॉप्टर रोकेंगे, पब्लिक को कैसे रोकेंगे? मशीन में भले खेल कर दे, मशीन आपके हाथ में. देखिए स्वर्ग से सुंदर बनाना है. हेमंत दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. हेमंत दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. हेमंत दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. हेमंत दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद. देखिए, कल्पना सोरेन का तो विजुअल दिखाना शुरू करें तो 2-4 घंटे लग जाएंगे. कल्पना के विजुअल सबसे, अगर किसी का हाउसफुल शो चल रहा है झारखंड में तो कल्पना सोरेन. चुनाव के नतीजे क्या होंगे वो राजीव कुमार जी जाने. अभिषेक, कब चेक होगा झोला साहब का? देखिए, झोला चेक करने की कम से कम हिमाकत तो मौजूदा दौर में राजीव कुमार और उनका आयोग नहीं करेगा. और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए हफ्ते भर या 15 दिन पहले की गतिविधियों को भी देख लीजिए. जब नाना पटोले ने ये कहा कि डीजीपी हटाने के मुद्दे पर हम हाईकोर्ट जाएंगे, तब वहां डीजीपी हटाया गया, वरना मांग पहले से हो रही थी. वहीं झारखंड में अनुराग गुप्ता को हटाने की बात हुई. एक बार बीजेपी ने डिमांड की, तुरंत आनंद फानंद में जो तेजी दिखाई गई, मतलब मुझे लगा कि रफ्तार के मामले में राजीव कुमार का आयोग बीजेपी का आदेश मानने के मामले में, रफ्तार के मामले में शोएब अख्तर की स्पीड से मुकाबला कर रहा था. ये अब इस आयोग से आप कर रहे हैं झोला चेक करने की कोशिश. नरेंद्र मोदी ने जब ये, कम से कम हमारी बात नहीं माने राजीव कुमार का आयोग, हेमंत सोरेन की बात नहीं माने, आम जनता की बात नहीं माने, प्रधानमंत्री की बात तो उसे माननी चाहिए. ये माननी चाहिए कि नहीं, मैं देश के प्रधानमंत्री है भाई. उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के दरमियान की अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर कर पैसा दे रहे हैं कांग्रेस को. कम से कम वही तो चेक कर लेते. अडानी का खाता चेक करते कि कहां से पैसा दिया, कांग्रेस का खाता ही चेक कर लेते कि अडानी का जो पैसा आया कहां आया. तो दरअसल उसे भी अब बड़ी अजीब स्थिति है, क्योंकि कम से कम देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रति मेरा पूरा सम्मान है, हर नागरिक को करना चाहिए. राहुल गांधी कोई आरोप लगाते हैं, नेता प्रतिपक्ष है, उनका भी सम्मान है. लेकिन अब इस देश में कोई आरोप देश के प्रधानमंत्री लगाए चुनावी सभा में, इतना संगीन आरोप, जब वो झोला नहीं चेक कर पाया, क्योंकि उसे भी पता था कि प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया है उस आरोप में दम नहीं है. चुनाव आयोग प्रधानमंत्री को भी सीरियसली नहीं ले रहा था तब, क्योंकि कहां काम करना है जहां की उसे इशारा किया जाएगा. ये बात समझनी चाहिए आज की तारीख में हम सबको कि सत्ता पक्ष के हाथ में इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन चले गए. आपको दिखता है कि अशोका रोड पर राजीव कुमार का आयोग बैठता है. आपको दिखता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं आपको, जो पहाड़गंज साइड से निकल के आते हैं इधर से, जब सेंट्रल दिल्ली की तरफ, मुझे रोड याद नहीं है, उसमें कहीं ईडी का दफ्तर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दिखता है. और जब उधर से मैं गुजरता हूं तो मुझे यही लगता है कि खामखा लुटियंस दिल्ली की इतनी महत्वपूर्ण जमीन पर ये लोग कब्जा करके बैठे हैं. उससे अच्छा था कि 7 स्टार होटल टाइप जो दफ्तर बना है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर,
उसी के किसी कोने में इन दोनों को शिफ्ट कर दिया जाता। क्या जरूरत थी इधर उधर रखने की? जब उसमें झोला बहुत भी जगह चेक थी किया जाएगा तो इशारे पर, जब बोरा भी चेक किया जाएगा इशारे पर, हेलीकॉप्टर भी चेक किया जाएगा इशारे पर। बताइए कल्पना मुर्मू क्या लेकर जा रही होंगी। और आज मैं आपको बता दूं, पहली बार मैंने उद्धव ठाकरे को गुस्से में देखा इस वीडियो में जो आपने हमारे दर्शकों के लिए दिखाया। उद्धव ठाकरे से मेरी मुलाकात है। उद्धव ठाकरे और एक बार मुलाकात नहीं है, कई बार मुलाकात है। और उद्धव ठाकरे को जहां तक मैं जानता हूं, मैंने आज तक कभी गुस्से में नहीं देखा। बहुत गुवाहाटी कूल, दौरे बहुत के कूल, बाद जब वो इस्तीफा दे रहे थे तब भी वो फेसबुक पर इस्तीफा दे रहे थे लाइव करके, तब भी मासूमियत थी। बहुत कूल। और जब भी मेरी मुलाकात उनसे हुई है, मतलब मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है कि उद्धव ठाकरे जैसी शख्सियत को जब गुस्सा होना पड़ रहा है तो माहौल क्या है, परिस्थितियां क्या है, किस कदर इस देश में गोदीगिरी का अभियान एक दूसरे से हो लेता हुआ दिख रहा है। देखिए पहले कहा जाता था गोदी मीडिया, हम भी कहते हैं, रवीश कुमार ने नाम दे दिया था गोदी मीडिया। लेकिन जब गोदी मीडिया कहा जाता था तो क्या सिर्फ इस देश में मीडिया ही गोदी है? जो बेचारे एंकर बताइए दिन रात वो अपना, ठीक है हम लोग उस गोदी मीडिया के इकोसिस्टम से बाहर है, हम लोग समझौता नहीं कर पाए तो बाहर है, लेकिन समझौते करने वाली ब्रीड सोसाइटी में होती है। लेकिन वो ब्रीड यदि संवैधानिक संस्थाओं पर हावी हो जाए, अशोका रोड में जो निर्वाचन सदन है उस पर हावी हो जाए, टीएन सेशन का आयोग राजीव कुमार के आयोग में तब्दील होकर गोदीगिरी की नई इबारत लिखने में लग जाए, तो फिर उसके बाद क्या कल्पना सोरेन, क्या हेमंत सोरेन, क्या उद्धव ठाकरे, क्या झारखंड, क्या महाराष्ट्र, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए रह जाती है। हिंदुस्तान की सियासत में संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जिस तरह से हालिया वर्षों में हमले हुए हैं, जिस तरह से उनकी स्वायत्तता को लेकर सवाल उठे हैं, उन सवालों के घेरे को यदि मौजूदा दौर की परिस्थितियों से देखें तो आप सोच सकते हैं, बड़ी उम्मीद हम लोगों ने चंद्रचूड़ साहब से पाली थी, अब वो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश है। और उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना आए हैं, लोग एचआर खन्ना उनके चाचा से जोड़ करते हैं। ये परिस्थिति इस देश में जब बनने लगे कि जब जजों से उम्मीद इस आधार पर जनमानस करने लगे कि अरे इनके चाचा तो बड़े ऑनेस्ट जज थे, तो ये कहने का क्या मतलब होता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस पर आपको उतना भरोसा नहीं है जितना एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख के तौर पर होना चाहिए, जितना इस देश की न्यायपालिका के प्रधान के तौर पर होना चाहिए। ये हालात इस देश में है सर। मतदाता की स्थिति देखिए, हम लोग का सबसे बड़ा सर्वे क्या होता है, हमारे दर्शकों का कमेंट बॉक्स। हम जब कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं तो ट्रोल के कमेंट्स कौन है और जेन्युइन दर्शक के कमेंट्स कौन है बखूबी पता चलता है। और उसमें साफ दिखता है कि चुनाव कराने वाले सिस्टम के ऊपर, चिप वाली मशीन के ऊपर इस देश में किस तरह लोगों का विश्वास घर कर चुका है। और फिर इसमें जिसकी जिम्मेदारी है वो शेरोशायरी करके पत्रकारों का जवाब देता है। आप देखिए मतलब बड़ी अजीब स्थिति है इस बात को लेकर के इस देश में। कल्पना सोरेन, देखिए कल्पना सोरेन झारखंड में, ठीक है, वंशवाद एक मुद्दा है, भारतीय राजनीति में वंशवाद से ज्यादा बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। और इस हमाम में सभी नंगे हैं। वंशवाद की बात जहां तक होगी, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या क्षेत्रीय दल, ये प्रधानमंत्री जो बातें कहते हैं चुनाव में और लाल किले से बोलते हैं कि 1 लाख ऐसे युवाओं को मैं राजनीति में लाऊंगा, उन्हें पंचायत से लेकर लोकसभा संसद तक लाऊंगा, जिनके परिवार का कोई ना कोई संसद में और राजनीति में नहीं रहा हो। उसके बाद वो कहा गया 15 लाख के जुमले की तरह लोगों को पता है कि किसको ला रहे हैं। वो जिन्हें ला रहे हैं, वंशवाद तो नहीं है वहां पर, अश्विनी वैष्णव को ला रहे हैं। वो जिन्हें ला रहे हैं वो हरदीप पुरी को ला रहे हैं। वो जिन्हें ला रहे हैं वो एस जयशंकर को ला रहे हैं। वो जिन्हें ला रहे हैं वो तेजस्वी सूर्या को ला रहे हैं, जो किसी राजनीति के माध्यम से नहीं आ रहे हैं। और वो जिन्हें ला रहे हैं झारखंड में, सरयू राय जैसे तपे तपाए नेता को सीट बदलने के लिए मजबूर कर एक राज्यपाल की बहू को ला रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी का वंशवाद के प्रति दोहरा रवैया है, जिस दोहरे रवैये में अजीत पवार गलबहिया किए हुए नजर आते हैं। अशोक चौधरी की बेटी को जब चुनाव लड़ रही होती है, उस मंच से प्रधानमंत्री अपनी बेटी का अगर संबोधित करते हैं, वहां तक अच्छा लगता है, लेकिन वंशवाद की बात और संभवी चौधरी का चुनाव प्रचार,
वंशवाद की बात और सत्ता के ताकतवर मंत्री का बीसीसीआई होते हुए आईसीसी तक पहुंच जाना, ये सारी बातें देखिए प्रधानमंत्री की बात पर हम चर्चा करें तो बेकार है। राजीव कुमार के आयोग पर चर्चा करें तो लोगों को भी हंसी आती हुई कि ये लोग बैठ जाते हैं रोज बात कर रहे हैं। और इन सब से आगे जाकर हम देखें कि संवैधानिक संस्थाओं से उम्मीद रखें तो लोग यही कहते हैं क्या कि यही लोग इस देश में लगता है कि सिविल सोसाइटी के सबसे बड़े खेवनहार बने हुए हैं, जबकि ये सभी अपने लिमिटेशन जानते हैं। सवाल ये है कि इस देश की जनता भी कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। वो सारी बातें तभी तक करती है जब तक वो अपने मुद्दों को लेकर के सामने आती है। और अपने मुद्दों को सामने लाने के बावजूद आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश चुनाव के समय में रेलवे एनटीपीसी को लेकर पटरियां उखाड़ रहे थे कि 2019 में वैकेंसी आई, 22 तक बहाली नहीं हुई थी, यूपी चुनाव तक परीक्षा नहीं हुई थी, बहाली छोड़िए। तो वो सारी चीजें जब जनता सड़क पर थी, उन्हीं जनता का बड़ा हिस्सा सीधे सीधे हिंदू बचाने गया था कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया है चुनाव के समय में। तो सारे मुद्दे आप उठाएंगे, सारे मुद्दे कल्पना सोरेन उठाएंगी, लेकिन क्या कल्पना सोरेन इस बात की गारंटी देती है कि झारखंड के लोग 5 किलो राशन और मोदी जी के भाषण के पीछे लट्टू नहीं होंगे? सियासत इस देश में सबसे पहले वहीं पर जाकर चोट करती हुई दिख रही है जिसके सहारे नवीन पटनायक ने इस देश में गलत रास्ते पर डाला। राशन बांट के, पैसा बांट के, लाभार्थी खड़ा करके मूलभूत समस्याओं से उड़ीसा आज भी इस देश का सबसे गरीब स्टेट बना हुआ है। 24 साल रूल किया है, क्वार्टर सेंचुरी तक रूल किया है नवीन पटनायक ने, कोई हालात नहीं बदल पाया उड़िया के। लेकिन वही राशन की परंपरा के सहारे जब सत्ता मिल रही हो, उसमें हेमंत सोरेन भी अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं, बिजली बिल माफ कर रहे हैं, 21 से 65 साल तक की महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, जनवरी से और ज्यादा देंगे। तो होड़ इसमें लगी हुई है और इसी होड़ में राजीव कुमार भी अब होड़ लगा रहे हैं। इसी होड़ में दूसरी संवैधानिक संस्थाएं भी होड़ लगा रही है। मतदाता की स्थिति क्या है, वो यही देखेगी कि अरे देखो उसका चेक कर रहा है हेलीकॉप्टर। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो लेके जा रहे थे, पैसा लेके जा रहे होंगे तभी चेक किया होगा। अरे पैसा लेके जो जाते हैं उनका तो चेक ही नहीं किया जाता। कभी आपने सुना हेलीकॉप्टर से बरामद किया गया? हमने तो ये देखा था यूपीए गवर्नमेंट के दौर में 2005 में बिहार का चुनाव केजे राव करवा रहे थे, चुनाव आयोग के एडवाइजर एक तरह से होल इन सोल वही हो गए थे बिहार में। बीबी टंडन तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आज बीबी टंडन को कोई याद नहीं रखता कि कौन थे बीबी टंडन। केजे राव सबकी जुबान पर रहते हैं। केजे राव ने केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव उनके हेलीकॉप्टर को रोक लिया था, उनको पकड़ लिया था, उनके भाई के चुनाव लड़ रहे थे, कथित तौर पर पैसा बांटने के आरोप में पकड़ लिया था, मंत्रिमंडल से इस्तीफा हो गया था। क्या आज राजीव कुमार के आयोग में एक भी ऐसा अफसर है? वो तो अफसर भी नहीं थे, वो तो रिटायर्ड अधिकारी थे केजे राव। वो तो एक ताकत देकर भेजे गए आदमी थे, उनके पीछे कोई संवैधानिक ताकत नहीं थी। लेकिन वो आदमी एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा ले सकता है, उसे गिरफ्तार कर सकता है, चुनाव फ्री एंड फेयर करवा सकता है। तो क्या इस देश में केजे राव की कमी है या ऐसे लोगों को ढूंढा नहीं जा रहा? या राजीव कुमार का आयोग मान चुका है कि नहीं भाई ये क्लर्क का दफ्तर है, चलो जैसे चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, गीता साहब पढ़ लिया है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तुम्हारा क्या जाएगा जो तुम रोते हो। जो आपने देखा होगा कि किताब कॉपी हम लोग बचपन में खरीदते थे ना, स्कूल जाने के लिए 5 रुपए में कॉपी खरीदते थे, किसी किसी पर पीछे गीता सार लिखा हुआ मिलता था। तो उसी तरह पीछे गीता सार लिखा रहता था। मैं बिहार से मैं आपको बताता हूँ एक रोचक घटना। एक सरकारी कॉपी बिकती थी, वैशाली कॉपी, सरकारी पब्लिकेशन था, उसका उस पर आगे लिखा हुआ था बीपीएमए, जो बिहार के सरकारी पब्लिकेशन का शॉर्ट फॉर्म, और पीछे लिखा रहता था, सबसे पीछे जो कूट लगता था उसमें लिखा रहता था गीता सार, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। और आगे बीपीएमए लिखा रहता था, जिसको हम लोग बचपन में कहते थे बीपीएमए का फुल फॉर्म बीड़ी पिया बजा है। तो ये स्थिति है, वही स्थिति आज राजीव कुमार के आयोग की है। एक छोटे उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया कि बस वही गीता सार लेकर बैठे हुए हैं वो, और लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि बस यही आपकी नियति है। विपक्षी दलों को बताया जा रहा है कि आप विपक्ष से आगे जाने की सोचे ना, और सत्ता में आए तो ईडी झेलने के लिए तैयार रहें। और सत्ता में जो लोग हैं, सत्ताधारी दल के अंदर जो लोग हैं, वो ईडी कम सीडी ज्यादा झेलते हैं। अब आगे मुंह मत खुलवाइए जी।
नहीं, लेकिन एक एक बात इसमें आखिरी बस सवाल है यही, एक बात समझना है। आज भाव इस समय महाराष्ट्र में लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में सतारा, कोल्हापुर, सांगली तमाम इलाकों में वो लगातार घूम रहे हैं। वो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, आप तक हम लाएँगे, दर्शकों तक लाएँगे। लेकिन उन्होंने कहा कि सब जगह जिससे बात कर रहे हैं पान वाला है तो भी कर रहा है, आएँगे तो उद्धव, सरकार तो उद्धव की बनेगी। लेकिन वो खेल मशीन का है ना, वो मशीन में पता नहीं कैसे सब बदल देते हैं। इतना विश्वास है, खैर अब चर्चा आई तो उस मशीन के अविश्वास को विश्वास में जबरन विश्वास बहाली करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ही अब सीजेआई हुए हैं। नहीं तो 100% पर्ची मिलान की बात इन्हीं के सामने आई थी और जिसको उन्होंने कहा कि नहीं विश्वास रखिए, विश्वास नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। खैर, तो ऐसे हालात में राजीव कुमार के माध्यम से जो ये चुनाव का, अब इसको कहने में कोई, मुझे तो निजी तौर पर भाई अपने निजी विचार तो मैं रख सकता हूँ, कोई मुझे इसका भय और संकोच नहीं है। ये ड्रामा, नौटंकी, ढकोसला ये सब करने की जरूरत क्या है? मुझे तो लगता है कि अगर बिना चुनाव करवाए ही भाजपा की सरकारें हर राज्य में घोषित कर दी जाए कि भाजपा विजयी है और सरकार बना ले, तो मुझे लगता है कि ज्यादा देश का भला है। भला कैसे? मुझे लगता है कि एक तो चुनावी खर्च बचेगा, वो न मोदी का पैसा है ना राजीव कुमार का पैसा है, वो पैसा इस देश के लोगों का है, गरीब से गरीब इंसान का, वो पैसा बचेगा। दूसरी बात, नफरत परोसने का अवसर घटेगा। ये चुनाव जो है, ये चुनावी ढकोसला, ये सिर्फ समाज में नफरत का जो बैरोमीटर है उसको ऊपर लेके जा रहा है। इसके सिवाय कुछ नहीं हो रहा है चुनाव में। आप याद कीजिए, आपने जिस दौर से भी चुनाव को देखना शुरू किया हो, जिस दौर से होश हवास में, उस दौर से याद कीजिए। मैं तो 14 से पहले ही याद करता हूं, 14 से ही पहले, 14 से पहले के चुनाव में 2009 का चुनाव आप याद कर लीजिए। 9 का आपने बड़े करीब से देखा होगा, 4 का याद कर लीजिए। 4 या 9 में मंगलसूत्र, भैंस, बेटी किसी कोई छीन रहा था? किसानों के कर्ज माफी पे चुनाव हो रहा था। और आपने सवाल पूछ दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। नरेगा नहीं, नरेगा पर चुनाव हो रहा था, किसान कर्ज माफी पर चुनाव हो रहा था। कहां था? उत्तर प्रदेश में जिस दौर में मैंने 92 को बहुत करीब से देखा है, अयोध्या से मात्र 45 मिनट की दूरी पर मेरा घर है, मात्र 45 मिनट लगता है बस्ती से अयोध्या, 45 से 50 मिनट, बहुत करीब से देखा। उस दौर में भी इतनी स्थितियां, इतनी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही थी देश भर में, फिर भी आपस में तनाव था, लेकिन नफरत का जो पैमाना है, वो गिलास में जो मोदी कहते हैं आधा भरा देखो या आधा खाली देखो, वो खाली ही दिख रहा था। नफरत का पैमाना नहीं ऊपर गया था, तनाव था, टेंस था। राकेश जी, आपने सवाल पूछा है तो हम बता देते हैं, जो आप कहना चाहते हैं उसके जवाब पर ही भी हम आ जाते हैं। आपने कहा चुनाव देखा है। देखिए, एक मतदाता के तौर पर चुनाव मैंने इसी सदी में देखा, और बचपन में लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है सबके लिए। और जब हम लोग बचपन में थे 90s में, खासकर लेटर हाफ में, तब जो चुनाव हम लोगों ने देखा वो भी एक उत्सव था बच्चों के लिए भी। एक्चुअली मेरे घर पे कोई ना कोई पार्टी किसी न किसी चुनाव में, 90 के दशक में याद होगा 3 साल में 3 लोकसभा चुनाव हुए, सरकारें गिर रही थी, 13 दिन बनती थी, 13 महीने बनती थी, सब होता था। तो 3 साल में 3 चुनाव के दौर में एक आध विधानसभा भी आ गए। उस चुनाव में हम लोगों ने, जहां तक मुझे याद आता है, मैंने देखा टीवी पर आते थे एक मुख्य चुनाव आयुक्त सरदार जी, और उनके बगल में आते थे दांत पीसते हुए जीवी जी कृष्णमूर्ति। जीवी जी कृष्णमूर्ति के नाम से देश के नेता लोग, ठीक है, उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन पाए, इसलिए आज के लोग नहीं जानते होंगे, सबसे ज्यादा कांपते थे, टीएम सेशन से भी ज्यादा। नहीं, लेकिन खाली एक सेकंड के लिए रोकूंगा। आपने कृष्णमूर्ति का नाम लिया, आज की तारीख में मुझसे पूछ लीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दुनिया की नहीं। मुझे राजीव कुमार के अलावा दोनों का नाम जिस दिन बताना होता है उस दिन एक बार कार्यक्रम से पहले पढ़ता हूँ। आप लोग रेगुलर नोटिस करते हैं तो हो सकता है बता दें आप। मैं जिस दिन, मैं बड़े ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिस दिन मुझे तीनों का नाम लेना होता है उस दिन इनके नाम पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, इसलिए बात कर रहा हूं कि कृष्णमूर्ति मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बने, लेकिन कृष्णमूर्ति को पूरा देश जानता है। अब कंटिन्यू करिए, इसलिए मैंने वो फर्क बताया। मैं वही कह रहा हूँ कि तो चुनाव हम लोग कैसे देखते थे?
चुनाव बचपन में उस रूप में देखा 90s में, लेटर 90s में, उस रूप में देखा कि जब चुनाव होते थे तो हमारे घर में, हमारे बैठक खाने में कोई ना कोई पार्टी ऐसे ही मान के दफ्तर खोल लेती थी। और जब पार्टी का दफ्तर चुनाव में कहीं चुनाव कार्यालय चलता है तो वहां एक मेस चलता है, और उस मेस में क्या होता है, कभी मुर्गा बनेगा, कभी मटन बनेगा, कभी मछली बनेगा, या फिर सादा खाना भी, वेज खाना भी बनेगा। तो जब भोज भात का खाना होता है तो कैसे बनता है, आपको पता है, सब्जी खूब मसालेदार बनेगी, और कुछ अच्छा हो या ना हो सब्जियां अच्छी बनती है। तो हम लोग घर में जब स्कूल से आते थे तो उस समय कहते घर की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, पार्टी ऑफिस जो चल रहा है, जो मांग करके अपने बैठक खाने में चला रहे हैं लोग दलान में, उनसे मांग करके ले आओ, जाओ एक कटोरा लेके जाओ, सब्जी मांगे हैं तो सब्जियां या कुछ चिकन वगैरह है तो लेग पीस मांग करके ले आओ। चिकन क्या, मटन ज्यादा होता था, पार्टी के कैंडिडेट खर्चा करते थे। तो एक लोकतंत्र का उत्सव दिखता था, लोग आते थे, अपना वहां बैठते थे, दिन में अपना कार्यकर्ता कहीं से मेहनत करके आया, खाना खाया। अब वो चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई। अब क्या है कि सबके पास बाइक है, सबके पास 4 व्हीलर है। अब किसी भी पार्टी दफ्तर में कहीं भी खाना नहीं बनता है चुनाव कार्यालय में, ये ध्यान रखिएगा। सब खा पी के कार्यकर्ता आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो जाती है मीटिंग कि कहाँ किस चौराहे पे मिलना है, वहां से किस गांव में निकलना है, किस कस्बे में, किस मोहल्ले में निकलना है। आजकल ये होता है। दफ्तर में कौन आता है, पोस्टर बैनर उठाने, सिर्फ जो है जीप का या बोलेरो या स्कॉर्पियो का ड्राइवर आता है। ये भी जान लीजिए कि पार्टी का जो चुनाव कार्यालय अलग अलग कस्बे और चौक चौराहों पर होता है, वहां आजकल यही होता है। तो चुनाव बदला, उसके बाद फिर मशीनी व्यवस्था आई कागज वाली वोटिंग की जगह। तो जब मशीनी व्यवस्था आई, मशीनी व्यवस्था तो शुरू में आई, लेकिन जब मशीनी व्यवस्था आई शुरू से सवाल उठने लगे। सबसे पहला सवाल उस मशीनी सिस्टम पर जिसने उठाया, उनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी था। और वही लाए थे, पूरे देश में वही लोग लेकर आए थे और उन्हीं लोगों ने सवाल उठाया। फिर दिग्विजय सिंह ने उठाया, दूसरे लोगों ने उठाया। सवाल उठते गए लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा गया। और अब तो हालत यहां तक आ गई है कि मशीन की चिप बनाने में कौन से नेता के परिवार और उनके बाल बच्चों को ठेका दिए जाने के आरोप तक जब परिस्थितियां पहुंच रही है। इंदौर की एक बड़ी नेता का नाम लिया गया ना कि उनके रिश्तेदार या जानने वाले को चिप का ठेका मिला है, चिप लगाने का। सोर्स कोड किसके पास होता है, वो सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन एक सिंपल सी बात की कैंपेनिंग चल रही है। आप कल्पना मुर्मू की तलाशी लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि कल्पना मुर्मू महिला है, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक महिला के नाते उनके महिला अधिकार और मानवाधिकार भी है। कितनी महिला पुलिसकर्मी थी उसमें, आप ये बताइए। जो लोग तलाशी ले रहे थे, क्या उसमें कोई महिला थी? आखिर पुरुषों ने क्यों किसी की अटैची किया, किसी के झोले की तलाशी ली? नहीं, तलाशी तो किसने उद्धव अधिकार की, दिया? इनको तो परमिशन ही नहीं दिया, इनको परमिशन नहीं दिया, उद्धव की तलाशी ली। नहीं, आप ये बताइए, हमारे यहाँ जो कानून है, जो विधान है, वो क्या कहता है? महिला की पर्सनल बिलोंगिंग्स की तलाशी कौन ले सकता है? वो पुरुष ले नहीं सकता, पुरुष तो हाथ भी लगा दे तो गलत है। ये कानून है। आप मॉल में जाते हैं तो महिलाओं के लिए अलग लाइन लगी रहती है अंदर जाने के लिए, और एक मॉल के अंदर भी इस प्रोटोकॉल का पालन होता है। राजीव कुमार का आयोग क्या विकलांग बना हुआ है? या राजीव कुमार का आयोग बौद्धिक नपुंसकता का शिकार हो गया है? क्या हुआ है राजीव कुमार के आयोग के साथ? सबसे पहले तो ये लगता है कि इस आयोग में बैठे हुए लोगों को सीधे सीधे झारखंड में एक जगह है, कहाँ के, वहां पागल खाना है, उसमें इलाज कराने के लिए भेजना चाहिए। आखिर एक महिला की तलाशी कैसे ली आपने? मैंने जो फुटेज देखा उसमें एक भी महिला नहीं दिखी। आप बताइए, इस पर तो सुओ मोटो लेना चाहिए न्यायालय को, जब फुटेज सामने आ गया। नहीं, ये और ये जो आदिवासी सम्मान की बात करते हैं, ये आदिवासी सम्मान कर रहे हैं, महिला सम्मान की बातें करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें करते हैं, और कह रहे हैं कि भाई आपको बेटियां सुरक्षित रखनी होगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं झारखंड में जाकर के, मंगलसूत्र भैंस से होते होते बेटियों पर आ गए। और क्या हो रहा है इनकी नाक के नीचे, आप देखिए क्या हो रहा है। उद्धव ठाकरे की जो चेकिंग हुई है, इनको तो रोक लिया गया, परमिशन नहीं दिया गया। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई महिला कानून के द्वारा सजायाफ्ता भी है या कोई पुरुष सजायाफ्ता भी है, तो जेल के अंदर भी उसके मानवाधिकार है। वो महिला पुरुष सबके मानवाधिकार मानवाधिकार, और यहाँ तो कोई कैंपेन करने जा रहा है, सबके लिए है। खैर,
ये वक्त है, ये देखना है कि जनता क्या जवाब देती है। बार बार यही बात, जनता अगर एक बड़ा फर्क पैदा कर देती है तो फिर राजीव कुमार या राजीव कुमार की मशीन भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो देखना है जनता, क्योंकि यही जनता है जो 1947 में, 1947 से क्यों बात करूं, इस देश में शक हूण आए थे। लोग बात करते हैं मुगल और तुर्क की, शक और हूण भी आए थे, वो भी विदेशी आक्रांता थे। ये बड़े ध्यान से समझना होगा। दरअसल इतिहास, अब इतिहास रामशरण गुप्ता थोड़ा कोई पढ़ रहा है, इतिहास न सतीश चंद्र का न बिपिन चंद्र का कोई पढ़ रहा है। इतिहास तो जो है एकदम प्रखर इतिहासकार नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। मोदी डायरेक्टर इतिहास पढ़ा रहा है, फिल्म डायरेक्टर, हाँ, मूवी बनाने वाला। तो इसलिए ये बड़ा गौर से समझिए, हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है, इससे बड़ा झूठ इस सृष्टि में किसी ने बोला नहीं है। नहीं, जब आप एक चीज बताइए आशीष जी, लखनऊ आज बरौनी एक्सप्रेस की कपलिंग के दौरान, सुनिए, लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस की कपलिंग के दौरान गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र में जो हिंदू दबकर मर गया, उसके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले गिरिराज सिंह ने। भाई वो इलाहाबाद में तस्वीर थी, आपने देखा होगा। सुनिए, उस तस्वीर को देख करके तो बहुत लोगों ने, उसको तस्वीर को तो राहुल ने ट्वीट भी किया। आज इलाहाबाद में, प्रयागराज बोल देता हूं, प्रयागराज में यो यूपी पीएससी के हजारों छात्र इकट्ठा हुए। वो सब एक थे लेकिन सेफ नहीं थे, सब एक थे, सेफ नहीं थे। ले लाठी योगी पुलिस ने गिराया है उनके ऊपर, अब तक बेचारे सड़कों के दाएं बाएं जो है पड़े हुए हैं। सब एक थे, 1000 से ज्यादा, मतलब हजारों की संख्या थी। पूरा आप जाइए एक्स पर, वीडियो भरे पड़े हैं, लेकिन एक होते हुए सेफ नहीं थे। क्योंकि कोई सेफ नहीं है। जब मोदी सवाल उठाओगे, योगी सवाल उठाओगे, हक मांगोगे, संविधान मांगोगे, लोकतंत्र मांगोगे, जमहूरियत मांगोगे, तो कितना भी एक रहोगे, लाठी तोड़ करके दो कर दिए जाओगे। ये है नियम इस देश में। एक मोदी ने, मैं कल जब मैंने राहुल का वो ट्वीट देखा 5 लोगों का, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं 2 दिन से मैं छठ के वजह से व्यस्त था थोड़ा, क्योंकि मैं जब से एक है सेफ है चल रहा था, तब से मैं सोच रहा था कि छठ से फ्री होकर के जब मैं पहुंचूंगा वापस दफ्तर, तो मैं एक पोस्टर रिलीज करूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने पहले कर दिया, तो अफसोस है, मैं उसका व्याख्या करना चाह रहा था, सेम व्याख्या। इसके लिए धन्यवाद के पात्र है राहुल। यही व्याख्या कि मोदी जी जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते, इस देश की जनता उसको गलत समझती है। मोदी जी ठीक कह रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो उनका कहना ही यही है कि अडानी, डोभाल, योगी, मोदी, शाह, भागवत, ये सब दरअसल एक हैं, और एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। इसीलिए ये दुनिया भर की खबर चलते हैं आपस में। गंगाधर शक्तिमान है, इसको मानते रहिए। यहाँ कई गंगाधर और कई शक्तिमान है, और सब एक हैं, सब में आत्मा एक है। इसीलिए एक है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जो ये घूम घूम के कह रहे हैं, मैं उसी बात पे था कि जो है यहाँ पर शक आए, कुषाण आए, उसके बाद तुर्क आए, मुगल आए, इस देश में कभी हिंदुत्व खतरे में नहीं था, कभी नहीं। यहां तक कि औरंगजेब कितना भी क्रूर रहा हो, औरंगजेब के समय में भी हिंदुत्व और सनातन खतरे में नहीं था। औरंगजेब के समय में नहीं था, मुगलों के समय में। मैं आज एक बात बहुत बड़ी कहने जा रहा हूं, अगर इस पर विवाद पैदा होता है तो मैं वो भी सामना करने तैयार। मुगलों के दौर में मानस नहीं लिखा होता तुलसी ने तो राम नहीं होते। वाल्मीकि कृत रामायण में राम को पुरुषों में उत्तम बताया गया है, पुरुषों में उत्तम राम को बताया गया है। राम में ईश्वरत्व पैदा जिस तुलसी ने किया, तुलसीदास ने, महाकवि तुलसीदास ने किया, वो मुगलों के दौर में किया। आज इस देश में कोई ऐसा है इस्लामिक स्कॉलर या कोई हिंदू स्कॉलर, हिंदू स्कॉलर तो मैंने कुछ भी लिख देगा मनगढ़ंत, कोई है इस्लामिक स्कॉलर कि वो जो लिख पाए, कोई गौरव गाथा लिख पाए, कोई नया वो अवतरण करवा पाए? मुगलों के समय में ये बहुत, आज तक इस बात पर कोई नहीं कोई बोला, लोग घबराते हैं बोलने में, लेकिन मैं आज बोल रहा हूं,
तुलसी ने मुगल काल में रामचरितमानस, जिस रामचरितमानस का मेरे घर में भी है, अभिषेक आपके भी घर में होगा, घर घर में है मानस, मानस को घर का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। आज का हिंदू घर में दूसरा है। मानस होगा, आशीष जी, मानस होगा आशीष जी, तो आज का हिंदू तो क्या है मैं बता देता हूँ। मैं अपने होम टाउन में 2014 की बात है, मैंने एक रैली देखी, भाजपा के बड़े नेता की रैली थी, कहा जा रहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, शहर की सारी सड़कें ऐसा लग रहा था कि एक ही दिशा में जा रही है। और मैंने खुद देखा कि आगे जो है, जो भीड़, जो नेता नारा लगवाते हुए चल रहा है, अपने नेता का जिंदाबाद, विपक्षी नेता का मुर्दाबाद। मैं खुद देख रहा था, आगे कह रहा है विपक्षी नेता का नाम लेके मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और पीछे भीड़ कह रही है मुर्गा भात मुर्गा भात। मैंने उससे एक आदमी से पूछा कि भाई मुर्गा भात क्यों कह रहे हो, अपनी लैंग्वेज में भोजपुरी में पूछा। उसने कहा कि नहीं ना, मुर्गा भात और जो है धोती गमछा गंजी पर इन लोगों ने बुला के लाया है कि इतना मिलेगा, मुर्गा भात खिलाया जाएगा। तो यही लोग बोले मुर्गा भात कह रहा है, बोला कि हम तो आए मुर्गा भात। तो ये आज का चुनावी दौर जो है, और चुनावी हिंदुत्व जो है वो इसी दिशा में है कि भीड़ को पकड़ के लाया जाता है मुर्गा भात पर, और नारा लगवाया जाता है मुर्गा भात पर। भीड़ मुर्गा भात कहेगी ही कहेगी। किसी में भी आए, लेकिन ये बात हमारे आप में समाज में हम लोग जाते हैं, मैं बहुत लोग खारिज करते हैं, लेकिन मैं नहीं खारिज करता, क्योंकि जाता हूँ लोगों के बीच में, लोग कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया, कुछ करे न करे, सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल सब कुछ नहीं, नौकरी बच्चे को नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। अरे हिंदुत्व तो बचा लिए हैं ये लोग, सनातन बचा लिए हैं, ये कहते हैं लोग भाई। और वो जब कहते हैं तो इतना अफसोस होता है अपने मुल्क के भविष्य को सोच करके, देश के भविष्य को सोच करके, कि ये बताओ कहां पहुंचा दिए। मैं कहा तो कि तुलसी ने मुगलों के दौर में मानस लिख दिया, जो हर हिंदू घर में पहुंचा, हर हिंदू घर में पहुंचा वो मानस, रामचरितमानस हर घर में पहुंचा। और हर घर में कभी न कभी अखंड रामायण हुआ होगा, और नहीं तो सुंदरकांड तो होता होगा, हमारे घर में भी महीने में एक आध बार तो हो ही जाता है। वो उसी रामचरितमानस से सुंदरकांड निकला, उसी सुंदरकांड का पाठ घर घर में होता है। वो मुगल काल में रचा गया प्रभु, तब भी सनातन नहीं खतरे में था। सनातन को रामचरितमानस मिला, रामचरितमानस सनातन को मिल गया उस मुगल काल में, खतरे में नहीं था। अंग्रेज आए, खतरे में नहीं रहा। 47 में देश आजाद हुआ, 2014 तक खतरे में नहीं रहा। 14 से खतरे में आ गया इस भय का क्या सौदा। बात कर रहे हैं? अरे आशीष जी, आप गूगल काल में मुगल काल की बात कर रहे हैं, गूगल काल का जमाना है, यहाँ मुगल काल की बात मत कीजिए। अब आयोग में बैठे हुए लोग भी गूगल के सहारे ही चलेंगे। नहीं, आयोग में बैठे लोग क्या, आयोग में बैठे लोग तो उस दौर में हैं जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देते हैं, और फिर एक विशेष दल के कार्यकर्ता कहते नहीं फलाना स्नान है, तो कहते अच्छा स्नान भी है। ये कैलेंडर ही नहीं देखते, बताओ। ये खाली वो चिट्ठी जो वहां से आती है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से, दो अड्डे दोनों जगह पे हैं, वही पढ़ने में व्यस्त रहते हैं कि वहां से क्या दिन रात मोबाइल में देखते रहते, कोई मैसेज तो नहीं आ गया, मैसेज जल्दी आए तो कुछ उस पर एक्शन लें। कैलेंडर तो देख लेते। ये देश में सबसे नकारा आयोग है जो जिसके लगातार 2 महीने के भीतर 2 बार उसको चुनावी कार्यक्रम टालना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, आगे खिसकाना पड़ा। ये शायद इस हिंदुस्तान में मेरी जितनी जानकारी है, आज तक किसी चुनाव आयोग में किसी का भी कार्यकाल रहा हो, आज तक कभी सुकुमार सेन के दौर से और अब तक नहीं हुआ था कि 3 महीने 2 महीने के भीतर 2 चुनाव को सरकाना पड़ा, मतदान की तारीखों को सरकाना पड़ा। करते क्या है भाई, काम ही इस चुनाव आयोग का यही है, मतदान की तारीख तय करो, प्रक्रिया को पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से निपटाओ, वो छोड़ के बाकी सब। असल में इस देश में दौर वो है कि जिसका जो काम है वो काम छोड़ के बाकी वो सारा काम कर रहा है, और उसके अगुआ सबसे ऊपर बैठे हैं, उनको जो करना चाहिए वो छोड़ करके बाकी वो सारा काम करते हैं। वो गैस भी बना देते हैं, वो बादल में विमान भी छिपा लेते हैं, वो सारा काम कर लेते हैं, वैक्सीन भी बना देते हैं दिन रात मेहनत करके, बस जो करना है वही नहीं करते। एक किसी ने कहा था बड़ा सत्य कि हमने प्रधानमंत्री नहीं चुना, दिक्कत नहीं की। आशीष जी, चलते चलते हम इतना बताएंगे दर्शकों को। एक फिल्म आई थी रन, उसमें आपने देखा होगा एक बड़ा कॉमेडी वाला डायलॉग है, अरे मुर्गा को पोलियो मार दिया था क्या, 5 रुपया वाला कौआ बिरयानी। वही स्थिति है इस देश के राजीव कुमार को के आयोग को ऐसा लगता है कि पोलियो मार गया है।
तो फिल्म वाले कम से कम कौआ बिरयानी के लिए लेग पीस की कीमत 5 रुपए थी, 5 रुपए भैया, लेकिन ये 5 ये रुपए लायक भी नहीं है। ये मामला बहुत गंभीर है, मतलब बहुत आप थोड़ा सा उसमें हास्य और व्यंग ला रहे हैं, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। खैर, आपकी चर्चा मुर्गा और बिरयानी के बगैर पूरी भी नहीं होती है, लेकिन छोटी ये गंगा बोल के ये गंगा दौर नाला में ऐसा नहला है, दिया। यही ये स्थिति है दौर कि ऐसा है। राजीव कुमार का आयोग एक छोटी गंगा हुआ करता था पवित्रताओं के मामले में, संवैधानिक पवित्रताओं के मामले में, लेकिन वही डायलॉग उसी मूवी का आता है कि छोटी गंगा बोल करके गंगा नाला में नहला दिया। चलिए, गंदा नाला में नहला दिया, कोई नहाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गंदे नाले में हमारा देश, हमारे देश की डेमोक्रेसी को नहीं नहाना है। इसके लिए जी। सवाल करने होंगे। चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष रखना होगा, पारदर्शी रखना होगा, संविधान को कायम रखना होगा। इजाजत दीजिए, नजर रखिए, इस दौर पर नजर रखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर नजर रखिए, जिनको चंद लोगों ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है, उन पर नजर रखिए, क्योंकि उन पर आप ही नजर रख सकते हैं और आप ही उनकी मुट्ठी से इस मुल्क की संवैधानिक संस्थाओं को निकाल सकते हैं। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक।